स्वागत है मेरे आईएसएससी बोर्ड के धुरंधर स्टूडेंट। और शुरू करते हैं बेटा। ये चैप्टर कैलोरीमेट्री है। आप इसमें ठंडी का सीजन चल रहा है, विंटर है, तो आपको पता चल रहा होगा कि हीट की इंपॉर्टेंट क्या है। कैलोरी, बहुत समय पहले लोग हीट को ही कैलोरी कहते थे, और वहीं से ये आया कैलोरीमेट्री। यानी हम जो है हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट का मेजरमेंट, हीट की जो भी एनालिसिस है उसके बारे में आप एनालिसिस करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे इस पूरे चैप्टर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आप डिटेल एनालिसिस हर एक चीज़ का करेंगे हम लोग, ठीक है। और सारी चीज़ें लगभग इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है कि ये कैसे हो रहा है, कितना हीट चाहिए, क्या जो भी चीज़ें इसके अंदर आएंगी हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले चीज़ें समझिए कि कोई भी सॉलिड है, ठीक। अगर वो सॉलिड है तो उसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा, यानी उस सॉलिड के अंदर वो सॉलिड कैसा होगा, वो ऐसे फिक्स स्ट्रक्चर होगा या इस फॉर्म में होगा। तो एक वर्ड है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी से हमारी बॉडी में भी इंटरनल एनर्जी होगा। हर एक ऑब्जेक्ट के पास इंटरनल एनर्जी होता है। तो इंटरनल एनर्जी कैसे होता है, हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस है, तो उसके मॉलिक्यूल हमेशा मोशन करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसके मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है। एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसके मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से उसमें दो तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक, एक पोटेंशियल। और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इंटरनल एनर्जी क्या है, उसके मॉलिक्यूल के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है। अब कैसे पता चला काइनेटिक एनर्जी है, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का आपने पढ़ा है फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। क्योंकि मॉलिक्यूल, हर चीज चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उसके मॉलिक्यूल हमेशा क्या है, मोशन में रहते हैं। क्योंकि ये मोशन में है, इसके पार्टिकल मोशन में है, तो मोशन में जो होने की वजह से जो एनर्जी आ गई, यानी मॉलिक्यूल की मोशन की जो एनर्जी है, उसको क्या कहा गया, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, तो इसकी वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। तो यानी किसी भी मॉलिक्यूल के पास दो तरह की एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी होगा ही होगा सब में, ठीक। अब जो देखो, जो आपको बताया कि जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक, जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी बॉडी की, उसी का जो कॉम्बिनेशन है, इंटरनल एनर्जी का ही कॉम्बिनेशन है, वही क्या है, हीट है। तो हीट कुछ नहीं है, किसी भी बॉडी की क्या है, इंटरनल एनर्जी है। जितनी ज़्यादा उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा उसमें हीट होगी, ठीक है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यहाँ पे छोटी सी बात समझिए, ठीक, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास ज़्यादा हीट है, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मोशन कर रहे हैं, तो उसके पास क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। मोशन ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो क्या ज़्यादा हो जाएगा, हीट। यानी हीट का रिलेशन किससे है, ऑब्जेक्ट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी से। बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, बहुत ही बेसिक से आराम से पढ़ेंगे, कुछ नहीं छूटेगा आपका। आप इन्हीं से पूरे जितना भी चैप्टर है आपका, उसका पूरा जो है निचोड़ आपको मिल जाएगा। यानी आप पूरे बुक के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। साथ में ये नोट्स जो है वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा इसका नोट्स, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हमने डाल रखा है अपने व्हाट्सएप चैनल का। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए हीट। तो हीट हमने समझ लिया कि हीट क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक। अब हम हीट की बात कर रहे हैं, तो हीट के जो एसआई यूनिट है वो जूल है। हीट को बेटा हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। और हीट की एक यूनिट क्या है, कैलोरी। एक यूनिट हीट की कैलोरी भी है। तो हीट की एक यूनिट क्या है, कैलोरी है, ठीक। अगर आपसे कहा जाए 1 कैलोरी क्या है, तो 1 कैलोरी क्या है कि अगर वाटर का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितना अमाउंट में हीट देना पड़ेगा, ठीक है, वही क्या है, आपका कैलोरी है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज, 1 डिग्री यानी इतने से इतना राइज करने में जितना अमाउंट में हीट की जरूरत पड़ेगी, उस हीट को नाम दिया गया 1 कैलोरी। और 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.6 जूल के आसपास होता है, ठीक है। 4.2 जूल के आसपास इस 1 कैलोरी जो है होता है, जो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4.2 लेते हैं, यानी 4.186 भी है, ठीक। अब एक चीज और याद रखिएगा, ठीक। तो जितनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी उसके अंदर हीट उतनी ज़्यादा होगी, जिसमें इंटरनल एनर्जी कम होगी उसके अंदर हीट कम होगी। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं चीज़ों को मैंने आपको लिखा है, ठीक। हीट का आप देख सकते हो, जो भी चीज़ें आपको बताई गई उसी को हमने इसमें लिखा है। जो लार्ज यूनिट है वो किलो कैलोरी है, स्मॉल यूनिट किलो जूल है, ठीक है। और कैलोरी भी है यूनिट में, सिंपल फॉर्म में हम किलो जूल या किलो कैलोरी भी यूज़ करते हैं। और 1 किलो कैलोरी जो है किसके बराबर है, सॉरी 1 कैलोरी आपका 4.186 जूल के बराबर है, ठीक। आते हैं टेम्परेचर पे।
यहीं पे एक छोटी दो चीज़ें आपको बता दूं, पहले टेम्परेचर को समझते हैं पहले, फिर इसको डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बताता है इंटेंसिटी ऑफ हीट, यानी हीट कितनी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। यानी टेम्परेचर किस बात को मूव करता है, टेम्परेचर किस चीज़ को मेजर करता है? अमाउंट ऑफ हीट को। जितना बेटा किसी सब्सटेंस के अंदर हीट होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। तो बेसिकली हीट की वजह से टेम्परेचर है, ना कि टेम्परेचर की वजह से हीट है। तो टेम्परेचर किस चीज़ को मेजर कर रहा है? अमाउंट ऑफ हीट को। ठीक है, टेम्परेचर इज अ पैरामीटर टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ ए बॉडी, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और ये क्या करता है? हीट के फ्लो की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। यूनिट क्या है इसकी? केल्विन है और सेल्सियस भी है, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो क्या है? केल्विन है। एक छोटी सी बात यहाँ पे कि चेंज इन केल्विन और चेंज इन सेल्सियस, याद रखिए चेंज की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन केल्विन और चेंज इन सेल्सियस क्या है? बराबर है। यानी डेल्टा के मतलब चेंज इन केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा सी, यानी चेंज इन सेल्सियस ये क्या होता है? इक्वल होता है। अब जरा दो चीजें समझते हैं। सपोज करिए आप चाय लेके आए, टी आप पी रहे हैं बेटा, और आपके टी का टेम्परेचर कितना है? मान लेते हैं आपके टी का टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, और बाहर का जो टेम्परेचर है वो कैसा है? सराउंडिंग्स, बाहर मतलब कि कप के अलावा उसके आसपास का जो एरिया है उसका टेम्परेचर कितना है? तो इसमें ठंडी है तो मान लेते हैं बाहर का टेम्परेचर कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी हीट ज़्यादा है। तो हीट कहाँ से? हीट जो है वो इस जो आप टी लेके आए हो टी से बाहर की तरफ फ्लो करेगी हीट। ठीक, अगर मान लेते हैं कि आपने क्या किया, आपने कोल्ड कॉफी ले आए। आप क्या ले आए? कोल्ड कॉफी। अब कोल्ड कॉफी का टेम्परेचर कितना होगा? कोल्ड कॉफी का टेम्परेचर हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर अभी भी कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब क्या होगा? बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा अंदर का कम, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? बाहर से अंदर जाएगी हीट। दो केस समझ में आ गया। पहला, हीट क्या है? अंदर से बाहर जा रही है, फिर बाहर से अंदर। अंदर से बाहर कब जाएगी? जब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगी। यानी हीट का जो फ्लो है वो हाई टेम्परेचर से, हीट का फ्लो कैसा है? हीट का फ्लो है आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हीट का फ्लो कैसा है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हीट का फ्लो कैसा होगा? हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अब क्या देखो, जैसे ये मान लीजिए आपने हीट का इसका फ्लो होता रहेगा, जैसे जैसे हीट का फ्लो होगा धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, और एक क्षण बेटा ऐसा आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा कि ये जो टेम्परेचर है, यानी जो इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर यानी इस टी का टेम्परेचर वो कम होते होते हुए, क्योंकि सराउंडिंग तो बदलेगा नहीं, कम होते होते कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। यानी जो आपका टी है अगर आपने पिया नहीं तो चाय धीरे धीरे क्या हो गई? ठंडी हो गई। और ठंडी होकर क्या हुआ कि जो उसका, क्योंकि उससे हीट निकलती गई निकलती गई निकलती गई, हीट निकलने का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। अब इस कंडीशन पे जब इसका टेम्परेचर कम हो गया, इसका टेम्परेचर कम हो गया, तो अब हीट का फ्लो रुक जाएगा। अब हीट का फ्लो रुक जाएगा क्योंकि जितना टेम्परेचर बाहर है उतना ही टेम्परेचर अंदर है, तो इसमें हीट का फ्लो नहीं होगा, इसमें हीट का फ्लो नहीं होगा। और इस स्टेट को कहते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी के अंदर जितना हीट है उतना ही बाहर है, उसको क्या कहलाओगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जरा कंडीशन, जैसे मान लीजिए गर्मी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? फिक्स। अगर आपके बॉडी से टेम्परेचर जितना उससे बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर कंपैरिजन में, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमको क्या लगेगा? गर्मी लगेगी। और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है, सॉरी हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर का कम है, तो आपको क्या लगेगा? ठंडी लगेगी। तो ठंडी में क्या है कि बाहर का टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट क्या हो रहा है? बॉडी से बाहर की तरफ फ्लो करती है, इसलिए आपको ठंडी लग रही होती है। और गर्मी में क्या होगा? बाहर से आपकी बॉडी के अंदर हीट का फ्लो बनेगा, इससे आपको क्या लगेगी? गर्मी लगेगी, इससे आपको गर्मी लगेगी। और अगर ना ठंडी लग रही ना गर्मी लग रही, नॉर्मल कंडीशन है, यानी ना हीट बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, नॉर्मल है, हीट का फ्लो नॉर्मल हो रहा है, यानी कोई फ्लो नहीं हो रहा है, हीट ना जा रही ना आ रही है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो तीन केस है, अगर किसी में टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें से हीट बाहर जाएगी, हीट बाहर जाएगी यानी टेम्परेचर कम होगा। अगर किसी का टेम्परेचर कम है तो उसमें से बाहर से हीट अंदर आएगी, और जैसे जैसे हीट आएगी इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, और एक समय बाद क्या हो जाएगा? ये टेम्परेचर सेम हो जाएगा, हीट का फ्लो बंद हो जाएगा। इसीलिए देखो, जब आप चाय लेके आते हो चाय ठंडी होती है, लेकिन जब आइसक्रीम लेके आते हो तो आइसक्रीम धीरे धीरे क्या हो रही है? पिघल रही है। क्यों? क्योंकि उसको हीट मिल रही है बाहर से। आइसक्रीम को क्या हो रहा है? बाहर से हीट मिल रही है, और आइसक्रीम धीरे धीरे क्या हो रहा है? पिघलती जा रही है। ये केस आइसक्रीम के अंदर होता है। ठीक है, यानी आइसक्रीम बाहर से हीट ले रही होगी, और चाय क्या कर रही होगी? टी क्या रही होगी? अपने अंदर से हीट को बाहर दे रही होगी। तो टी में क्या होगा? हीट अंदर से बाहर जाएगा, और आइसक्रीम में क्या होगा? बाहर से हीट अंदर आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। के बारे में बेटा मैंने लिखा है टेम्परेचर के बारे में। ठीक, और हीट में और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है एक बार देख लीजिए जल्दी से। ठीक, तो हीट जो होगा, ठीक, हीट एक तरीके का एनर्जी है, और ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में,
हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, इसकी SI यूनिट क्या है, जूल है। ये किस पे डिपेंड करता है, हीट, मास पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। हीट को मेजर करने की यूनिट क्या, मेजर करने के प्रिंसिपल क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर, कैलोरीमेट्री, हीट मेजर करने का जो प्रिंसिपल है, ठीक। और अगर ये देखिए इस पॉइंट को भी लास्ट में डिस्कस करते हैं। ये क्या बताता है, फ्लो ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट बताएगा, कितना टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हीट होगी, तो टेम्परेचर क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। इसकी यूनिट केल्विन है। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, नहीं क्या ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, आपको बताया है स्टार्टिंग में कि जो टेम्परेचर किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर कह रहा है अब मेजर बाई एन थर्मल, मेजर बाई या थर्मोमीटर, इसको कैसे मेजर कर सकते हो आप, थर्मोमीटर से। अब जब देखो जो दो पॉइंट है उसको जरा समझते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास हीट है Q1, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके पास हीट है Q2, दोनों को मिक्स कर दिया तो बेटा इनकी दोनों की हीट ऐड हो गई और हीट कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। यानी अगर इनके पास 10 जूल है, इनके पास भी 10 जूल है, तो इनके पास हीट कितना हो जाएगा, 20 जूल इन आइडियल कंडीशन, इन आइडियल कंडीशन। अब क्या देखो, सेम डिफरेंस यहाँ देखो कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है T1, एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कितना है T1, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कितना है T2। दोनों को जब आपने मिक्स किया, दोनों को मिक्स किया, तो अब जो टेम्परेचर आएगा, मान लेते हैं टेम्परेचर आया T, ये T टेम्परेचर इन दोनों के बीच में होगा। यानी ये जो T टेम्परेचर आया, ये जो T टेम्परेचर आया वो क्या होगा, T1 से तो बड़ा होगा, बराबर हो ही नहीं सकता, और T2 से छोटा होगा। अगर हमने T1 को बड़ा लिया और T2 को छोटा लिया है, यानी T1 को हमने ज़्यादा माना, T2 को, सॉरी उल्टा हो गया, अगर हमने यहाँ पे T2 को बड़ा माना है, यानी T2 को हमने टेम्परेचर को ज़्यादा मान लिया और T1 को कम मान लिया, तो जो आपका टेम्परेचर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। यानी जो भी टेम्परेचर है हमारा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। यानी टेम्परेचर ऐड नहीं होगा, दो चीज़ ऐड करने से उसका टेम्परेचर ऐड नहीं होगा, लेकिन हीट क्या थी, ऐड हो गई थी। नहीं समझ में आया हो फिर से बता दें। अगर दो सब्सटेंस है, इसे 10 जूल 10 जूल तो कितना होगा, 20 जूल। अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर ले लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कंबाइन होकर इसका टेम्परेचर 30 नहीं बनेगा, ये 10 और 20 के बीच में, यानी इसका हो सकता है 15 बन जाए, 16 17 कुछ भी बन सकता है, 10 और 20 के बीच में, डिपेंड करेगा अमाउंट पे, लेकिन वो 20 से नहीं बन सकता है या 20 से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। वो इन्हीं के बीच में ही बनेगा। बात समझ रही हो आप? ये बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। बेटा उसी डिफरेंस को हमने इस फॉर्म में लिखा है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, जैसे अगर आप दूध गर्म कर रहे हो तो कितना हीट देना पड़ेगा उसको गर्म होने के लिए, तो डिपेंड किस पे करेगा कि आपने कितना अमाउंट में दूध लिया है। अगर कम दूध लिया है तो जल्दी गर्म हो जाएगा, और अगर लार्ज अमाउंट में दूध ले रखे हो तो देर में गर्म होगा। या अगर आप पानी गर्म कर रहे हो तो अगर थोड़ा सा पानी होगा जल्दी गर्म हो जाएगा, और ज़्यादा पानी है तो देर में लगेगा गर्म। यानी किसी चीज़ को गर्म होने में कितना टाइम लगता है, या किसी चीज़ को हीट देने में कितना हीट लगेगी, जितना टाइम लगेगा उतना ही तो हीट लगेगी। तो हीट किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज़्यादा हीट उसको देना पड़ेगा। दूसरी बात, चेंज इन टेम्परेचर। सपोज करो किसी को थोड़ा सा गर्म करना है, किसी को ज़्यादा गर्म करना है, तो जितना ज़्यादा गर्म करना होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए आपने फ्रिज से दूध निकाला, अब जब आप फ्रिज से दूध निकालोगे तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। अब इसको गर्म करोगे तो इसको गर्म करके अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, 100 लाना है, तो टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, 0 से 100। और अगर यही दूध बाहर रखा होता तो उसका टेम्परेचर कितना होता, 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको भी इसी में 100 में लाना है। तो जब फ्रिज से निकाले हुए दूध को ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा कम है और लाना तो 100 है, और जो आपने वैसे दूध रखा है बाहर उसका टेम्परेचर इसके कंपेरिजन में उतना कम नहीं है, तो यहाँ पे चेंज कम है। यानी चेंज कितना चाह रहे हो टेम्परेचर का, कितना ज़्यादा उसको गर्म करना चाह रहे हो, कितना टेम्परेचर में चेंज चाह रहे हो, तो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर में चेंज चाहोगे हीट उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। एक तीसरी बात जो है इसको अभी डिस्कस करते हैं, मटेरियल कैसा है। जैसे अगर मान लीजिए अभी आप इसमें ठंडी है, आप क्या करो, एक ग्लास में पानी लो, उसको धूप में रख दो। जब आप 10 मिनट बाद देखोगे, 15 मिनट बाद देखोगे तो ग्लास तो गर्म हो गया होगा धूप में, लेकिन जो वाटर है उसके अंदर वो गर्म नहीं हुआ होगा। क्यों ऐसा है, वाटर क्यों नहीं गर्म हुआ, ग्लास क्यों गर्म हो गया? ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी पे, ये डिपेंड करेगा उसकी प्रॉपर्टी पे कि वो जो मटेरियल है वो कैसा है। यानी जैसे सेम चीज़, कोई जल्दी गर्म हो जाता है, कोई देर में गर्म होता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो मटेरियल कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कितना आसानी से, इसी को डिपेंड करेगा, यानी मटेरियल। तो ये यानी हीट डिपेंड कर रहा है मटेरियल पे भी कि मटेरियल कैसा है। जो मटेरियल जल्दी हीट ले लेता है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जो मटेरियल धीमे धीमे हीट लेगा वो धीमे धीमे गर्म होगा। तो तीन चीज़ पे हीट डिपेंड कर रहा है, जैसे मास पे, दूसरा डेल्टा टी चेंजिंग टेम्परेचर पे, और तीसरा मटेरियल कैसा है। मटेरियल कैसा है, किस चीज़ से बना है, लकड़ी से बना है, वुड से है, प्लास्टिक है, या कई चीज़ें जिससे हीट फ्लो नहीं होता है, किसी में हीट फ्लो हो जाता है, तो इस पर भी तो डिपेंड करेगा। यानी मटेरियल है किसका, ये भी डिपेंड करेगा कि हीट का फ्लो उसमें कैसा है। आगे बढ़ते हैं।
इसी बात को हमने लिखा है, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी उन्हीं चीज़ को हमने लिखा है। जरा इसको समझते हैं। अब हमने अभी क्या देखा कि जो हीट का फ्लो है क्यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यू आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम पहला, फिर हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, दोनों को एक साथ लिखा तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ गया जिसको हमने कहा सी, स्मॉल सी है, एम डेल्टा टी। अब जरा समझिए यहाँ से, ये जो सी आया है इसको कहते हैं स्पेसिफिक। तो क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम क्या है, मास है, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, और क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट। तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा किस पे डिपेंड कर रहा है, एम उसका मास कितना है, सी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बारे में भी डिस्कस किया हमने। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है, मटीरियल कैसा है, मटेरियल कैसा है यानी जल्दी हीट हो रहा है, देर में हीट हो रहा है, कितना हीट ले रहा है। तो मटेरियल कैसा है डिपेंड करेगा कि सी की वैल्यू कैसी है। अलग अलग मटेरियल के लिए सी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, आप कितना चाह रहे हो। तो क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम क्या है, मास है, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने आपसे बताया ये सारी, यही अभी आपको बताया है कि क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। आगे बढ़ रहे हैं इसी चीज़ को और समझते हैं। जरा समझिए, तो सी को हमने क्या नाम दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको आप सी से डिनोट करते हो, ठीक है। जरा समझिए इस चीज़ को, क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एम डेल्टा टी इक्वल टू, और सी आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक। सी को समझते हैं, सी के बारे में समझते हैं। सी के बारे में जरा समझिए, ठीक है। इसमें कह रहा है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस is the amount of heat energy required to rise the temperature of unit mass of that substance through a 1 degree Celsius or 1 Kelvin। 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट देना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, इस सब्सटेंस की क्या है, स्पेसिफिक हीट। और एक सुंदर सी बात बताता हूँ, स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि मास कितना है, 1 kg है, ठीक। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होगी बेटा, तो यूनिट देख लीजिए, यहीं से निकालना। देखिए भाई, क्यू की यूनिट क्या होती है, जूल, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो क्या आ गया, जूल अपॉन केजी और केल्विन। तो क्या लिख सकते हो, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। जो अपॉन में है उस पर पावर -1 करके लिखते हैं, इसको बोलते हैं पर, याद होगा आपको। ये इस तरह हो गया, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कोई भी सब्सटेंस, सिंपल भाषा में समझो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कोई भी मटेरियल 1 kg मटेरियल का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, वही आपका क्या है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसानी से आपने समझा होगा, ठीक। उसी के बारे में है जो भी आपको बताया, वही यहाँ चीज़ें लिखी हैं, ठीक। अलग अलग मटेरियल की देखिए अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। लेड की है ये, मरकरी, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, आइस। अब देखो आइस, देखो स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना है, ठीक। और सबसे बड़ी बात, आइस तो आपने देखा, आइस से ज़्यादा देखिए वाटर का, यानी आइस का देखो आप पहले और फिर वाटर का देखिए आप। वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी, हाँ 2 पॉइंट मिक्स हो गया, ठीक है, ये भी आइस ही होगा, ठीक। तो ये आइस का इतना है, वाटर का देखिए इतना है। तो बहुत हाई स्पेसिफिक, हाई जो है वाटर की, जो है बहुत हाई स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट जो वाटर की है क्या है, मैंने आपसे बताया कि स्पेसिफिक हीट क्या बताता है कि किसी भी सब्सटेंस को कितना टेम्परेचर लेके 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा। इसको उल्टे समझ में समझो, उल्टी बात ये है इसकी कि कोई भी मटेरियल कितना हीट अपने अंदर रख सकता है, जितनी ज़्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा हीट वो अपने अंदर रख पाएगा, समझ रहे हैं आप। और जितना वो अंदर हीट रख पाएगा वही आपको बाद में दे सकता है, अगर हीट रख लिया अपने अंदर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा अपने अंदर हीट को रख सकता है। तो वाटर सबसे ज़्यादा अपने अंदर हीट को रखेगा, आइस भी रख सकता है अपने अंदर, ठीक है, स्टीम भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट को रख रहा है, ठीक है। तो ये सबकी क्या है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, अब हम बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी ऑफ एन थर्मल। हीट कैपेसिटी है, इसी को कहते हैं थर्मल इनर्शिया। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों अलग अलग है। जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था तो 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करने के लिए जितना हीट दोगे वही क्या था, स्पेसिफिक हीट। लेकिन यहाँ क्या है, थर्मल कैपेसिटी है। थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कि यहाँ से बस 1 kg हटा दो, यानी किसी भी मटेरियल का, किसी भी छोटा हो बड़ा हो कोई भी मटेरियल है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना हो तो कितना हीट उसको देना पड़ेगा, यही उसकी क्या है, हीट कैपेसिटी। यानी कोई भी मटेरियल, वो उसका मास नहीं देखना है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितना टेम्परेचर, जितना हीट देना पड़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितना हीट उसमें देना पड़ेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, उसका हीट कैपेसिटी।
हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको फार्मूला बताया क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका अभी बताया C इक्वल टू क्या था बेटा आपके पास? तो C इक्वल टू, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा टी, ये आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी था। अब हीट कैपेसिटी जो है C डैश, इसको C डैश से डिनोट करते हैं, ये Q अपॉन डेल्टा टी है, Q अपॉन डेल्टा टी। तो अंतर क्या है बेटा? अगर इस मास को इधर भेज दे तो ये क्या बन जाएगा? Q अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि जो C डैश है वो क्या है? मास इंटू, यानी हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मास। ठीक है, स्पेसिफिक हीट, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? हीट कैपेसिटी मिल जाएगा। ठीक, ये बात समझिए। तो इस हीट कैपेसिटी, अब अगर हम इसकी यूनिट देखें बेटा, तो ये ऊपर की यूनिट क्या है? जूल है, इसकी यूनिट क्या है? केल्विन। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन, यानी इसकी यूनिट आपकी क्या बन गई? जूल पर केल्विन। इसकी यूनिट आपकी जूल पर केल्विन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जूल है, यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे जूल, इसको आप लिख सकते हो जूल पर केल्विन। ठीक, ये बात आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं मान के चल रहा हूँ ये। ठीक है, इन्हीं बातों को हमने रखा है। जैसे मान लीजिए किसी चीज की हीट कैपेसिटी 30 जूल पर केल्विन है, यानी कहा गया कि मान लीजिए ये मटेरियल है, इसकी हीट कैपेसिटी कितना है? 20 जूल पर केल्विन, यानी 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए इसमें कितना हीट देना पड़ेगा? 20 जूल। यानी किसी चीज की जितनी हीट कैपेसिटी होगी उतना टेम्परेचर चाहिए उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, यहीं से आएगा, जितना आपको दिया जा रहा है इसी में से आना है, कुछ बाहर से नहीं आएगा। इसमें हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो बस आपको 2x पे x पे जैसा भी आप देखते हो उसको देखते जाओ, सुनते जाओ जल्दी से। अब जब देखिए यहाँ पे, तो उसी बात को हमने इस फॉर्म में लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अब जब देखो तो ये हीट कैपेसिटी आपकी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी में मैंने आपसे क्या बताया था कि हीट कैपेसिटी क्या है कि यहाँ ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये मास पे डिपेंड, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? मास पे डिपेंड नहीं करता है, और ये मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन मास, और ये डिपेंड करेगा मास पे। ठीक है, यहाँ पे क्या था बेटा? यूनिट मास का 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर राइज करना है, और यहाँ इस इंटायर ऑब्जेक्ट, कुछ जितना भी बॉडी उसका 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर राइज करना है। इनके बीच का रिलेशन याद रखिएगा, इसकी यूनिट भी याद रखिएगा। ठीक है, जो चीज़ें अभी यहाँ पे डिस्कस की है मैंने सभी पॉइंट को बताया है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उसी बात को जो हमने वहाँ बताया है वही यहाँ पे है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? हीट मेजर करने का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट मेजर करने का जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या कहते हो आप? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखिए कैसे मेजर किया जाता है, जरा समझिए ध्यान से। हमने क्या किया, एक लकड़ी का एक बॉक्स बना लिया ऐसे, ये वुड का है, पूरा बॉक्स किसका है? वुड का है। और इसको ऊपर से, अब इसमें क्या किया गया, अंदर एक जो है यहाँ पे एक कॉपर की एक लेयर लगा दी गई, कॉपर की लेयर लगा दी गई। अब इसको ऐसे बॉक्स ऐसे बना दिया गया, यहाँ पे बॉक्स जैसा है, और इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया गया, ये आपका थर्मामीटर है। थर्मामीटर लगा दिया गया, और इसको हम यहाँ यहाँ भी वुड यूज़ किया जाता है, इस पर वुड से ही इसको क्लोज रखते हैं हम लोग, यहाँ वुड भी लगा के इसको ऐसे बना दिया गया पूरा क्लोज। अब सपोज करो इसमें होगा क्या, इसके अंदर हम वाटर भर रख दिए, पानी इसमें डाल दिए। अब सपोज करो ये है ऑब्जेक्ट जिसका कुछ टेम्परेचर है, इसका हमें हीट मेजर करना है कि इसके पास हीट कितना है, हमें इसका हीट मेजर करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको उठाया और इसको इसके अंदर डिप कर दिया, ऐसे डिप कर दिया, इसको बंद कर दिया। बंद करने पर हमने इसको कस के मिक्स किया, इसके अंदर मिक्स करने पर क्या होगा कि इससे जो हीट निकलेगी उससे पानी क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो पहले का, यानी जब ये इसको नहीं डाला था उससे पहले का टेम्परेचर हमें पता है, इसको डालने के बाद क्या टेम्परेचर हुआ वो हमें निकल आएगा। ठीक है, वो हमको मिल जाएगा। अब यहीं से टेम्परेचर आपको मिल गया, इसका मास पता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उससे हम क्या करते हैं, क्यू वाले फार्मूले से, क्यू इजिकल टू एम सी डेल्टा टी वाले फार्मूले से हीट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रिंसिपल काम करता है, अभी आगे वो सब चीज़ें बताएंगे, फिर से समझिए। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। हम इस सिस्टम को आइसोलेटेड लेके रखते हैं, इंसुलेटेड सिस्टम मान के चलते हैं। ये ऑब्जेक्ट चूंकि ये हीट है, गर्म है ये ऑब्जेक्ट, तो चूंकि ये गर्म है बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट जब आप इसमें डालोगे, जितना ये हीट लॉस करेगा, जितना ये हीट लॉस करेगा उतना ही ये पानी हीट गेन करेगा, ये मान के चला जा रहा है। यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। ठीक है, कि हीट लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट गेन बाय अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो जितना ये हीट लॉस करेगा उतना ही हीट गेन करेगा, और इसके टेम्परेचर से हम इसको निकाल लेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस पूरा प्रिंसिपल इसके अंदर काम करता है।
ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, यानी आपने इसमें टेम्परेचर थर्मामीटर लगा होता है, ये पानी भरा है, इस फॉर्म में जैक बना हुआ है, आपने कोई चीज़ डाला उसको इससे मिक्स करते हो स्टेट से और वहाँ से मेजर करते हो। बस ये याद रखिए हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। तो जिस चीज़ को आप इसके अंदर डालोगे वो जितना हीट लॉस करेगा, जिस भी सब्सटेंस को हम इसके अंदर डालेंगे वो जितना भी हीट लॉस करेगा वो बराबर होगा कि कितना हीट ये गेन कर रहा है। तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, यही आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। ठीक, कह रहा है इफ टू बॉडी आर डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये आपको बताया जा सका है। अगर दो बॉडी हैं में, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, सपोज करिए आप अभी जैसे आप इस समय ठंडी में क्या करते होगे, आप जब नहाने जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, आपने ऐसे पानी गर्म किया और क्या करते हैं, एक बड़ी सी बाल्टी लेते हो, इसमें ये हॉट ये है बॉडी, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस का है, गर्म किया पानी, आपने ये वाला पानी डाल दिया इसमें और साथ में कुछ ठंडा पानी भी डाल दिया इसके अंदर। ठंडा पानी हम ज़्यादा डालते हैं। अब देखो इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस जो आपने गर्म वाला पानी डाला है, और इसका टेम्परेचर कितना है, इसका मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस के पास होगा जो ठंडा पानी है। इसका 100 है, इसका 20 है। लेकिन अब क्या होगा कि जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है ये अपने हीट को लूज करेगा, और वो हीट को कौन गेन कर लेगा, जो ठंडा पानी है। और इससे क्या होगा, पूरे बाल्टी के पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। आजकल तो यही कर रहे हो आप ना, ठंडा पानी गर्म पानी में थोड़ा सा ठंडा पानी मिला देते हो, नॉर्मल हो जाता है, पीते हो या आप यूज़ करते हो, ठीक है, बाथिंग के लिए जैसा भी हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी हीट जितना लॉस कर रहा है, जितना गर्म वाला पानी हीट को लॉस करेगा, ठंडा वाला पानी उतना ही हीट को गेन करेगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको आइडियल कंडीशन लिया है कि कोई भी हीट बाहर नहीं जा रही, इंसुलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ें ठीक है जो आपको बताई हैं कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय अ कोल्ड बॉडी, और यही फंडामेंटल है आपका कैलोरीमेट्री का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जब देखो, अगर मैं इसी चीज़ को फार्मूले से लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे हमने ये किया है, मैं इस चीज़ के लिए फार्मूले के लिए, तो फार्मूला देखिए ये आपका जो आया है इसमें कुछ है नहीं। सपोज को इसके अंदर पानी है बेटा, इसका टेम्परेचर है T1 मान लेते हैं, ठीक है, और एक ठंडा पानी है, इसमें ठंडा पानी है और इसका टेम्परेचर है T2। दोनों को जब आपने मिक्स किया, दोनों को हमने मिक्स करके, और ये मान लिया कि ये टेम्परेचर कितना है, T है, ये टेम्परेचर कितना आया, T आया। ठीक, तो अब क्या होगा बेटा, ये गर्म पानी है तो इसने क्या किया होगा, हीट को लॉस किया होगा, ये हीट लूज करेगा। और ये जो ठंडा पानी है इसने क्या किया होगा, हीट गेन किया होगा। तो ये जितना हीट लूज करेगा उतना ही हीट गेन करेगा ये। ठीक है, यानी इसमें हीट में जितना लॉस होगा उतना ही इसके हीट में गेन होगा। ठीक है, तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ये दोनों सब्सटेंस का क्या होगा, बराबर होगा आइडियल सिस्टम में। अब हीट लॉस का फार्मूला क्या है, तो हीट लॉस का फार्मूला वही हीट का एम टी। अब डेल्टा टी देखना है, तो पहले टेम्परेचर कितना था T1, अब कितना हो गया T। अगर बेटा ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो जो ये टेम्परेचर आएगा हमेशा कम ही आएगा इन दोनों के बीच में, यानी 50 आ गया। यानी हमेशा ये, अगर एग्जांपल ने ये 100 लिया, इसको 20 लिया, तो इसका टेम्परेचर लगभग कितना बन जाएगा आपका, 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास बन जाएगा। तो हमेशा ये चीज़ ज़्यादा होगी, ये कम होगी, तो हम क्या लिखेंगे MC, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो कहाँ से चेंज हो रहा है, T1 से कितना हो रहा है T, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 माइनस T। अब बेटा अगर हम हीट गेन की बात करें तो क्या हो जाएगा, MC, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, कितना, T2 से T। ठीक है, हीट लॉस हो रहा है। अब ये हमने क्या निकाला, हीट लॉस का, ये क्या है, हीट गेन करेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर पहले T2 था, मिक्स होने के बाद पूरे का टेम्परेचर कितना हो गया, T हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, T2 जो है T माइनस T। एक बात ध्यान दीजिएगा, बस यही चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ T पहले बाद में, यहाँ T पहले है। क्यों, क्योंकि जब आप देखोगे तो इसका जो टेम्परेचर है, इसका ये वाला टेम्परेचर जो है इससे तो बड़ा है, सॉरी इससे छोटा है, लेकिन इस वाले से टेम्परेचर आपका बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हमेशा जो भी चीज़ें बड़ी हैं उसको बाद में लिखा जाता है। ठीक, तो उस हिसाब से आपने इसको बनाया। फिर से याद रखिए कि हीट लॉस इक्वल टू MC T1 माइनस 2, और हीट गेन ये आपका इस फॉर्म में है। ये हमारा फार्मूला, अभी जब इसमें न्यूमेरिकल करेंगे हम तो आप इसको आसानी से कर लोगे। ठीक, मैम के पास जाइए। ठीक, अब जब देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस्ट बाई हॉट बॉडी, ये आपका क्या है, हीट लॉस बाई हॉट बॉडी। ठीक है, M1 C1 T1 माइनस T, और हीट गेन बाई द कोल्ड बॉडी, अभी आपको बता दिया है। फार्मूला भी हमने बताया MC1 चेंज इन टर्म, ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी मतलब चेंज, और चेंज को हम इस तरह लिख ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ भी आपने चेंज को लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब तो देखिए एप्लीकेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। मैंने क्या कहा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कोई बॉडी कितना हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है।
पहला क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट, जो समुद्र या सी के ओशियन के किनारे के जो एरिया हैं वहाँ का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है, मॉडरेट रहता है, ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ओशियन है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है या हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होगा कि वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी। ठीक है, जैसे अभी लखनऊ में क्या है, ठंडी भी पड़ती गर्मी भी पड़ती है, बरसात भी पड़ता है, लेकिन मुंबई में देखिए आप तो वहाँ ठंडी और गर्मी उतना नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये यानी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। दूसरा वाटर बोतल, वाटर बोतल देखो कहीं पे कहीं पे चोट लग जाती है तो उसको सिकाई के लिए आप वाटर बोतल यूज करते हो, तो डॉक्टर कहते हैं कि पानी से सिकाई करो। पानी से क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वाटर है वो अपने अंदर हीट ज़्यादा स्टोर करके रखता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। फिर आपके पास क्या है, कूलेंट, इंडस्ट्री भी कूलिंग के लिए इसको यूज़ करती हैं, वाटर को यूज़ करती है। कूलेंट बहुत अच्छा कूलेंट है ये, क्योंकि बहुत जल्दी कूल कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट अपने अंदर रख लेता है, तो कूलेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और क्रॉप प्रोटेक्टिंग के लिए, तो क्रॉप को अगर बचाना है हमको, जो खराब वेदर से बताना है, ओला हो गया या अचानक से अगर बहुत टेम्परेचर कम हो गया तो उससे अगर क्रॉप को बचाना है तो हम क्या करते हैं, क्रॉप में जो है ज़्यादा वाटर उसके अंदर पानी इरिगेशन जो है बढ़ा देते हैं, जिससे क्रॉप की हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उन्हीं चीज़ों को जो हमने अभी आपको बताया उन्हीं को मैंने यहाँ डिटेल में लिखा है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए कि हमारी बॉडी में भी 70 to 80% वाटर होता है, इस चीज़ में तो 80 to 90% होता है, और वो वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, क्योंकि वो अपने अंदर हीट को स्टोर रखता है। इसलिए समझिए कि जितने भी बायोलॉजिकल हैं, जितने भी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, सबको सर्वाइव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर। आप समझ सकते हो कि वाटर का क्या रोल है। ठीक, तो ये आपका बुक का जो है फर्स्ट पार्ट लगभग होने वाला है। और जरा देखिए कि और हम कहाँ यूज़ करते हैं हाई और लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। जैसे जो भी बर्तन आप देखते हो, जितने भी यूटेंसिल देख रहे हैं आप, सबका बेस थिक बनाया जाता है। बेस थिक क्यों बनाया जाता है? ठीक है, ये आयरन है प्लस इसका भी बेस थिक, ताकि ये ज़्यादा देर तक गर्म रहे। इससे क्या होगा, मान लीजिए सब्जी है, अब आपने बनाया इसमें इसका बेस ज़्यादा थिक है, तो सब्जी आप गैस बंद कर दोगे फिर भी सब्जी आपकी कुछ देर तक गर्म रहेगी, क्योंकि ये थिक है तो इसके अंदर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब रहेगा, तो हीट थोड़ा थोड़ा देता रहेगा। ठीक, आप देखो पार्टी में देखते हो नहीं कि जो गर्म रखने के लिए नीचे थोड़ा सा वो गर्म रखते हैं, उसका बेस को ज़्यादा मोटा बनाया भी जाता है इसलिए। ठीक है, तो बेस ज़्यादा मोटा बनाने के पहले क्या है कि उसको ज़्यादा देर तक गर्म रखें। ठीक है, इसके अलावा जो कैलोरी मीटर बेटा आपसे पूछेगा इसमें कॉपर क्यों यूज़ होता है। जैसे अभी हमने बताया नहीं कि जब हमने आपको कैलोरी मीटर बताया था ये, तो हमने बताया कि जो अंदर की लेयर है कॉपर है। कॉपर ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम है, कॉपर बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम कॉपर को यूज़ करते हैं। तो कॉपर चूंकि कम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए कॉपर को यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे याद रखिए। तो कैलोरीमीटर के अंदर कॉपर क्यों यूज होता है? क्योंकि कॉपर कम से कम हीट एब्जॉर्ब करता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो रहा है। आगे आप इसकी न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, जिन्हें तक कोई दिक्कत होगी, डाउट होगी तो आप तुरंत बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा। हीट कैपेसिटी के SI यूनिट क्या है? तो आपको पता है जूल पर केल्विन। ठीक है, फिर SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ने में तो आ ही रहा है कि और बड़ा कर दिया जाए, इसलिए कर देता हूँ मैं। तो SI यूनिट क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? तो आप देखो SI यूनिट क्या है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। और Q क्या है बेटा? जूल है। M का यूनिट क्या है? kg, और डेल्टा T का यूनिट क्या है? केल्विन। तो जूल पर kg पर केल्विन, जूल पर kg पर केल्विन, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका किसकी यूनिट है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट है। अब देखो ये आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए, तो कह रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी है। तो अभी आपने देखा वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है। एक चीज यही देखिए, ये जो हमने यूनिट लिखी है ये 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है, लेकिन केजी की जगह ग्राम आ जाए तो ये हो जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। याद रखना, तो अगर ग्राम में हो जाएगा तो ये 4.2 आ जाएगा, अगर केजी में है तो 4200। ठीक है, तो जूल पर केजी पर केल्विन इस फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। आगे बढ़ते हैं, प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको आप करके जो भी आंसर आपसे हो जाए पहले वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर वेसल ऑफ मास इतना ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इतना ग्राम पर केजी पर केल्विन। तो आपको करना है हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है कॉपर वेसल का, जिसका मास कितना है? इतना ग्राम है। ठीक है, चलिए हीट कैपेसिटी आपको निकालना है। हीट कैपेसिटी क्या होता है? C इक्वल टू Q अपॉन, हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या है? C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। लेकिन एक दूसरा भी फार्मूला क्या है, अगर आपको पता है कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू M इंटू स्पेसिफिक हीट। M कितना दे रखा है? 200 ग्राम, लेकिन बेटा आपको याद रखना है इसको केजी में रखना है। हमेशा जो मास लोगे किसमें लोगे? केजी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट कितनी दे रखी है? केजी। तो
यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास कितना है बेटा 200, लेकिन इसको केजी में चेंज करोगे। अब केजी में चेंज करने के लिए क्या किया आपने, 200 को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 0.2 केजी, यानी ये हो गया 0.2 केजी इंटू, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 410, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, तो ये आपका कितना आ जाएगा जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। यानी आपको इस जो थर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता चली, जो आपको थर्मल सॉरी जो थर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी जो आपको पता चली वो कितना है, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी कितना है 82 जूल पर केल्विन, ये आपका थर्मल कैपेसिटी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा हाउ मच हीट एनर्जी विल रिक्वायर टू इंक्रीज अ टेम्परेचर ऑफ वेसल, कितना तो इतना। अब समझिए हमसे कह रहा है कि जो वेसल है उसका अगर आपको टेम्परेचर इतने से यहाँ तक लाना है तो कितना हीट राइज होगा। जब भी आपको हीट निकालना है इसके लिए फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू एम टी डेल्टा टी। ठीक, आप देखिए m कितना दे रखा है, मास कितना दे रखा है 200 ग्राम, केजी में चेंज किया कितना आ गया 0.2 केजी। सी क्या है बेटा, तो सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दे रखा है 412, तो 410। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 25 से 35, कितना चेंज हुआ ये भाई 25 से 35 जाने में चेंज कितना बेटा 10 डिग्री सेल्सियस का, तो इंटू आपने 10 कर दिया यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका हो गया 8202। तो ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये प्यारा सा आंसर आ जाएगा, यानी 820 जूल एनर्जी आपको 820 जूल हीट एनर्जी देनी पड़ेगी तो जाके टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करिए इसको भी आप करने की। कह रहा अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg हैज हीट कैपेसिटी इतना जूल पर सेल्सियस, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है और हीट नीडेड कितना हीट चाहिए उसका टेम्परेचर 15 डिग्री राइज करने के लिए, हीट नीडेड वार्म बाई इतना डिग्री, फाइंड द हीट एनर्जी नीडेड इन एसआई यूनिट। ठीक है, यानी जूल में निकालना है आपको हीट एनर्जी। खैर करते हैं क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है आपको मास कितना दे रखा है, तो मास आपको दे रखा है 2 kg। हीट कैपेसिटी सी डैश आपको कितना दे रखा है 966 जूल। हमें क्या निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी आपको बताया कि हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी डिवाइड बाई मास इक्वल टू किसके हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कितना दे रखा है 966 अपॉन मास कितना है 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, काट दिया इसको 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी सी कितना आ गई, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी आ गई 483 जूल पर केजी पर केल्विन, ये आपका आ गया। ठीक, अब जब देखो कह रहा है सेकंड पार्ट, हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म अ 15, तो क्यू निकालना है, तो क्यू का फार्मूला क्या है, हीट एनर्जी क्यू है, उसका फार्मूला है एम सी डेल्टा टी। एम कितना दे रखा है मास कितना है उसका, तो मास आपको पता है 2 kg, सी आप निकाल चुके हो कितना 483, और चेंज इन टेम्परेचर कितना चाहिए 15 डिग्री। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे चीज़ों को समझना है ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जितना चीज़ों को ध्यान दोगे ठीक है उतना फार्मूले पे फोकस करोगे, आराम से न्यूमेरिकल कर लोगे। न्यूमेरिकल इसके सारे आसान हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, हमेशा जो डाटा दिया उसको लिख लीजिए और इस तरह करिए। ठीक है, यहाँ से 2 फार्मूला आप याद कीजिए, जब हीट कैपेसिटी आपसे बोले हीट कैपेसिटी क्या होगा एम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दूसरा हीट कैपेसिटी डिवाइड बाई एम वो भी क्या होगा स्पेसिफिक कैपेसिटी। ये दोनों फार्मूला यूज हो रहा है धड़ल्ले से। हीट कैपेसिटी पूछेगा तो इससे ये निकालोगे और इसमें से ये निकालना होगा तो डिवाइड करके इसको निकालो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 5 kg ऑफ कॉपर इतना तो इतना। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। आपको मास दे रखा है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता है और चेंज इन टेम्परेचर पता है, तुरंत कर लोगे। भाई क्वेश्चन कैसे सबसे पहले देखिए मास देखिए कितना दे रखा है, तो मास दे रखा है आपको 5 kg, इसलिए मैं कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, फिर आपको देखिए क्या दे रखा है, फिर आपको दे रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दे रखा है 390 जूल पर केजी पर केल्विन। फिर आपको क्या दे रखा है डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्यू इजकल टू क्या आ जाएगा, क्यू इजकल टू एम सी डेल्टा टी। ये सुंदर सा फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर लोगे, प्यार से कर लिया होगा आपने। तुरंत इसको करिएगा, तीनों चीज़ें आपको दे रखी हैं, सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए इसका। तो ये आपका 1300 है, टैग 0 काट दिया आपने, 2 से काटा 65, तो आपने 2 से काटा 2 से 2 से
ठीक है, कुछ इसमें बेटा हो रहा है, कोई वैल्यू हो सकता है मिस हो रही हो, तो इसकी वैसे आंसर 13 रहा है, लेकिन वैसे इसका आंसर कितना होगा 130, हो सकता है कुछ वैल्यू इधर छूट रही हो, ठीक है, लेकिन प्रोसेस यही है, सिंप्लीफाई करने में हो सकता है कुछ छूट रहा हो। आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, एक बार इसको भी कोशिश कर लिया करिए आप। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन पावर। अब देखो पावर आपको दे रखा है, पावर कितना दे रखा है 500 वाट, हीटर टू राइज द टेम्परेचर, मास कितना दे रखा है 1.5 kg, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, चेंज कितना हो रहा है बेटा 20 से 50, यानी 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना आ जाएगा ये 30 डिग्री सेल्सियस। चेंज निकालना है तो फाइनल से, यानी ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर दीजिए, ठीक है। और सी आपको दे रखा है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ये हमको गिवन है, ठीक है। और हमें टाइम निकालना है कि कितना टाइम, फाइंड द टाइम टेकन बाय इतना, एक हीटर है जो, कोई हीटर है जो 500 वाट का है, तो कितना टाइम लगेगा इतना टेम्परेचर चेंज कराने में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्या निकालेंगे सबसे पहले कि कितना हीट चाहिए हमको, सबसे पहले हीट निकाल लीजिए कि हमें कितना हीट एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो Q इजिकल टू फार्मूला आपके पास है M T डेल्टा टी। M आपका कितना है 1.5, T आपका कितना है बेटा 4200, और डेल्टा टी यानी कितना है बेटा 30। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है, ये आपका हो गया, इन दोनों का पहले कर लेते हैं, 20 हो गया, ये आपका है इंटू 30, ये आपका पॉइंट लग गया यहाँ पे। अब इससे कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा Q इजिकल टू आपका आ गया, Q इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा आंसर Q इक्वल टू 0 0। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, ठीक, तो एक ये डेसिमल लगा यहाँ पे, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 189,500 जो, ये Q आ गया, Q यानी एनर्जी। अब पावर क्या होता है, तो पावर होता है आपका, पावर का हमने क्या पढ़ा कि पावर इजिकल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क भी क्या है एक तरीके का एनर्जी ही तो है, वही काम करने के लिए, यानी यहाँ पे हीट देने का काम हो रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है टाइम है, ठीक। आप इसको ऐसे याद रखिए कि पावर इजिकल टू, इस चैप्टर के लिए इसको फॉर्मूला याद रखिए, पावर इजिकल टू क्या याद रखेंगे, पावर इजिकल टू Q अपॉन टी। अब तो देखो हमें पावर टी निकालना है, तो टी इजिकल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन टी, और Q कितना आ गया आपके पास 189,000 अपॉन P कितना है 500, काट दिया आपने इसको, तो टी की वैल्यू आपकी आ गई 3 5 जा 15, 15 आपका हो गया ये 3 7 जा, कितना सेकंड लगेगा, तो आपको टाइम कितना लगेगा, ठीक है, टाइम आपका जो लगेगा वो 578 सेकंड लगेगा। आराम से समझिए, बस एक नया चेंज जो आया है कि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम आपने पढ़ा है, और वर्क की जगह यहाँ पे Q यानी हीट को हमने यूज़ किया है, ठीक है, वो एक ही बात को हो गया इस सेंस में, यहाँ से आप ले सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ये क्वेश्चन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक, सेम टू सेम बेटा उसी तरह का क्वेश्चन है। हाँ क्या हुआ, हाँ अब तो देखिए कह रहा एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ ए पावर 600 वाट इज यूज टू हीट अ 0.4 kg ऑफ लिक्विड फ्रॉम इतना टू इतना इन 20 मिनट, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ 0.4 kg ऑफ लिक्विड कितना है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको निकालना है, ठीक है। बेटा आपको पावर दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो क्या पावर और टाइम से हम क्यों नहीं निकाल सकते, अभी आपको बताया कि पावर इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन टी, आपको बताया ना हमने पावर इक्वल टू Q अपॉन टी होता है, याद है ना आपको। बस चलिए करते हैं क्वेश्चन को, तो पावर आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो पावर हमको दे रखा है 600, और आपको टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम आपको दे रखा है 20 मिनट, सेकेंड में चेंज कर लीजिए इसको, तो 20 इंटू 60 यानी कितना हो जाएगा 1200 सेकेंड, और आपको क्या दे रखा है मास कितना दे रखा है, तो मास दे रखा है 0.4 kg, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कितना करना है 15 डिग्री सेल्सियस, तो 10 से 15 जाने में कितना टेम्परेचर बढ़ना पड़ेगा, चेंज कितना आएगा 5 डिग्री सेल्सियस का, तो 5 ले लिया आप। चलिए सबसे पहले आप क्या करोगे Q निकालोगे, तो Q इजिकल टू क्या आ जाएगा पावर इंटू टाइम, पावर दे रखा है 600 और टाइम कितना दे रखा है 1200, यहाँ से Q निकाला 1272, यानी आ गया ये आपका इतना जूल, तो Q आपको आ गया 72,000 जूल Q आ गया। तो हीट कैपेसिटी आप निकालना है 4 kg लिक्विड का, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं,
फर्स्ट पार्ट का फार्मूला क्या, हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो Q अपॉन डेल्टा टी, Q अपॉन डेल्टा टी। Q कितना है, तो Q कितना है आपके पास 7.2, तो Q आपका दे रखा है, Q आपका है 7.200 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है इसका, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। 5 काट दीजिए यहाँ से, 5 1 जा 5 2 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2, 5 1 जा 5 ले लिया हमने 25, तो ये कितना आ गया 144,000 इतना जूल आ गया। अब हमें निकालना क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड निकालना है। बेटा स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या है, C इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। तो Q आपको पता ही है 72,000, तो 7 लाख। अब जब देखिए M आपको दे रखा है 0.4, मास कितना दे रखा है यहाँ पे 0.4, और आपको दे रखा है टेम्परेचर कितना है डेल्टा टी 5, तो ये आ जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36,000 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गया 36,000 जूल। इस तरह आप इसके क्वेश्चन को करिएगा। और भी क्वेश्चन है इसमें, जितना क्वेश्चन आप ट्राई कर पाइए ट्राई करिए। अगर कोई नहीं आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेजर क्वेश्चन हमने लगभग करा दिए हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू। स्वागत है मेरे ICSE बोर्ड के धुरंधर स्टूडेंट। ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। बहुत अच्छा मैंने आपसे कहा है कि बहुत ही प्रेसीजियस आपको हम दे रहे हैं, टू द पॉइंट चीज़ें हैं। एक और पार्ट आएगा जिसमें सारे न्यूमेरिकल होंगे। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स बताइए, हमारे यूट्यूब ये व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आइए करते हैं बेटा। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपके पार्ट है यानी लेटेंट हीट के जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में। ये सारा फिनोमेना यानी ये फ्यूजन हो गया, फिजन हो गया, ठीक है, ये सारा फिनोमेना एक तरीके से हम इस चीज़ के अंदर समझने वाले हैं। इस पूरे चीज़ को समराइज करके इस चैप्टर को डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, आपको पता है कि 3 फेज होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, सॉलिड में आपको पता है डेफिनेट शेप है, ये सारी चीजें मैं इसके उसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो सॉलिड में आपको पता है कि शेप आपका क्या होगा, सॉलिड आपका सॉलिड है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है। ठीक है, फेज चेंज का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर जब भी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है इसको कहेंगे फेज का चेंज होना। तो फेज चेंज आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि जब भी आपसे कहा जाए फेज चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस सॉलिड में, लिक्विड में, गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, या जो भी, यानी एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट में कोई चीज बदल रहा है तो उसको कहेंगे फेज का चेंज होना, वो फेज चेंज में आएगा। ठीक, अब जरा देखिए यहाँ पे एक चीज मेल्टिंग क्या हो रहा है कि अगर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होगा तो उसको क्या कहोगे, मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में क्या होगा तो आप क्या कहोगे, फ्रीजिंग यानी सोल्डिफिकेशन। वेपोराइजेशन क्या होगा, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, उसको वेपोराइजेशन कहेंगे। कंडेंसेशन क्या है बेटा कि गैस जो है आपका वो गैस से लिक्विड में चेंज अगर हो रहा है तो उसको क्या कहोगे, कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, यानी गैस का लिक्विड में चेंज होना क्या होगा, कंडेंसेशन। इसी को क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या, सब्लिमेशन। अगर सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको क्या कहोगे, सब्लिमेशन। और डेपोजिशन क्या हो रहा है कि गैस सीधा सॉलिड में, अगर सॉलिड से गैस हो रहा है तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में हो रहा है तो डेपोजिशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो गैस से सॉलिड में क्या हो जाएगा, डेपोजिशन, और सॉलिड से सीधा आपका गैस में हो रहा है तो क्या कहोगे आप, सब्लिमेशन। ठीक है, ये आपको पता ही है कि लिक्विड से मेल्टिंग हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग, यानी ये आपका मेल्टिंग हो गया और वापस होगा फ्रीजिंग, इधर वेपोराइजेशन हो जाएगा बेटा, कंडेंसेशन, इधर सब्लिमेशन, और इसका जो रिवर्स होगा, यानी इसका जो रिवर्स है ये आपका क्या है, ये आपका है डेपोजिशन। इसका रिवर्स जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, डेपोजिशन। ठीक है, ये आपका रिवर्स प्रोसेस। खैर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके मैंने इनके बारे में बताया है कि सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन या मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपके जो क्वेश्चन बनता है ICSE बोर्ड में वो डीप क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल डीप क्वेश्चन, इसलिए उसके लिए हम सारी लाइन बाय लाइन चीजें लेके आए हैं, कुछ चीज छोड़ा नहीं है आपकी बुक का। ठीक है, जैसे आपसे कह रहा है मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट इज द स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिगन इनटू मेल्टिंग इनटू अ लिक्विड। या फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग जो है वो रिवर्स प्रोसेस है, यानी मेल्टिंग क्या है, लिक्विड सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग है, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या है आपका, फ्रीजिंग है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जिसमें, वो स्पेसिफिक पॉइंट जिस पॉइंट के बाद लिक्विड जो है सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट।
ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जिसके बाद लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, वो क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर है, तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं लिक्विड से जो है लिक्विड स्टेट से आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो 0 डिग्री है वाटर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 डिग्री वाटर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर उल्टा में देखें तो अगर आइस है और उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ा दोगे तो वापस क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक बात सबसे जरूरी है कि अगर सब्सटेंस प्योर है, अगर सब्सटेंस प्योर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, यानी चेंज नहीं होगा, हमेशा फिक्स होगा अगर सब्सटेंस प्योर है। इसका मतलब यहां से क्या निकला कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस में कोई चीज मिक्स कर देते हो तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका चेंज हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपसे कहा जाए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, स्टीम में वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसको क्या कहोगे आप, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये सारे पॉइंट्स हैं, और सभी पॉइंट यानी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब एक फिक्स रहेंगे, यानी ये चेंज नहीं होंगे अगर कैसा है, प्योर सब्सटेंस, प्योर एलिमेंट है। ठीक है, मिक्सचर नहीं है। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर दे रहे हो, इम्प्योरिटी अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर दे रहे हैं तो इम्प्योरिटी अगर ऐड करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर यानी जैसे मान ली पानी है, पानी में आपने नमक डाल दिया, तो अब क्या हो गया, उसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई। कुछ भी आप वाटर के अलावा अगर वाटर में कोई भी सब्सटेंस डाला जाता है तो उसके लिए क्या इम्प्योरिटी है, तो अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो सब्सटेंस लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उसका, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे आइस है, आइस का जो है क्रिएट अ फ्रीजिंग मिक्सचर। अब आइस का नॉर्मली जो है यानी लिक्विड से वाटर का है, वाटर से आइस बनने का जो पॉइंट है कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, -22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी इसका जो है पॉइंट, आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ जाएगा। नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी आपको याद क्या रखना है कि अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका लोअर यानी कम हो जाएगा। ठीक, अब जब देखिए यहीं पे प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, अभी हमने इम्प्योरिटी का इफेक्ट देखा मेल्टिंग पॉइंट पे, प्रेशर का क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिपेंड ऑन वेदर सब्सटेंस एक्सपेंड और कॉन्टेक्ट। ठीक है, फॉर ए सब्सटेंस कॉन्टेक्ट ऑन मेल्टिंग सच एज आइस इंक्रीज इन द प्रेशर लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। बस इतना याद रखिए कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस के लिए क्या है बेटा कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, आइस के लिए क्या है कि आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीज इन प्रेशर लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये किस सब्सटेंस की बात करी, वो सब्सटेंस जो एक्सपेंड, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अ सब्सटेंस दैट एक्सपेंड ऑन द मेल्टिंग सच एज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस लाइक वैक्स, तो ये क्या होगा, इंक्रीज ऑफ प्रेशर विद इंक्रीज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो कुछ सब्सटेंस में क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और कुछ सब्सटेंस में प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों केस है। ठीक है, जैसे अगर कोई केस जो आइस के लिए क्या है कि प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन जो वैक्स है, लेड है, ये सब्सटेंस है इसमें प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग। देखिए आप एक चीज, कुछ चीजें होती हैं जो वॉल्यूम जिसका एक्सपेंड करता है, मतलब कि जैसे 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव अ वॉल्यूम इतना। ठीक है, एंड आइस मेल्ट 1 ग्राम इन 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के फॉर्म में इतना है। अब सोचो 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम इतना है, 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसी 1 ग्राम को अगर आपने आइस में कन्वर्ट कर दिया तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना। यानी क्या हुआ, ये जब मेल्ट हुआ यानी इससे मेल्ट हुआ, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। और उल्टा सोचो कि अगर वाटर को फ्रीज किया आपने तो वॉल्यूम बढ़ गया, और आइस को अगर मेल्ट किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आपकी, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी अगर आप मेल्टिंग का देखिए तो मेल्टिंग में वॉल्यूम कम हो रहा है, फ्रीजिंग में देखिए तो वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है। यानी मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो फिर से समझिए कि अगर आपने 1 ग्राम आइस लिया तो उसका वॉल्यूम इतना है, और 1 ही ग्राम वाटर लिया बेटा तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टेम्परेचर दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यानी 1 ग्राम आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कम है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जब वाटर से आइस में कन्वर्ट होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, आइस का वॉल्यूम वाटर के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। आप इसको नीचे से यही चीजें आपके लिए लिखी गई हैं, क्या लिखी गई हैं, दिस इज अ क्रिटिकल insight because ice contract increase pressure favor the dense liquid state which actively help the molecule break their solid bond and this precisely pressure lower the melting point of the ice। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बॉन्ड टूट जाते हैं, उससे आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। यही बातें हम बताई गई हैं। ठीक, कह रहा है कुछ सब्सटेंस है जो एक्सपेंड करते हैं, कुछ सब्सटेंस है जो कंप्रेस होते हैं। ठीक है, और दोनों के लिए अलग अलग नेचर शो कर रहा है। ठीक,
तो अभी तक हमने क्या समझा, जो बेसिक चीज हमने समझी, एक बार समझिए आप कि सबसे पहले तीनों चीज समझा आपने, फिर क्या समझा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग, फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीजों को समझा। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा कि क्या इफेक्ट होता है, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो कोई चीज मेल्ट होगा तो वॉल्यूम कम भी हो सकता है, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। हम वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वाटर को अगर आप मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, और फ्रीज करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, वेपोराइजेशन, ठीक है, मतलब स्ट्रीम में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या होता है, वेपोराइजेशन। और जिस पॉइंट पे लिक्विड से गैस में चेंज होने लगता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है, गैस का लिक्विड में चेंज होना, ठीक है, और जिस पॉइंट पे चेंज होने लगता है उसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक, तो लिक्विड का गैस में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या होता है, वेपोराइजेशन, और गैस का लिक्विड में चेंज होना क्या होता है, कंडेंसेशन। इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर इन्फ्लुएंस द बॉइलिंग पॉइंट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर आप सी लेवल पे हो तो जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। सी लेवल पे वाटर क्या करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा। लेकिन अगर आप माउंटेन पे चढ़ गए, अगर आप माउंटेन पे चढ़ गए तो वाटर कितने पे बॉयल हो जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा क्यों है बेटा, समझिए ऐसा क्यों है, जरा समझते हैं हम लोग इसको। ऐसा इसलिए है कि सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर ऊपर से, सी लेवल पर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, और प्रेशर का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर का ऊपर से एयर दबा के रखी है, इसलिए इसको नीचे से जो बॉयल होने का मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे निकल कर घूमने लगे, गैस में कन्वर्ट हो जाए। अब चूंकि ऊपर से एयर का प्रेशर है, एयर ऊपर से दबा के रखी है, तो जब इनके पास ज्यादा एनर्जी होगी तभी ये निकल पाएंगे, तभी बॉयल होगा। अब जब माउंटेन के ऊपर क्या है, जब आप माउंटेन पे जाओगे तो वहां पे प्रेशर कम है, ठीक है, तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, और अगर प्रेशर कम हो गया तो कम ही टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। ठीक है, यानी बॉइलिंग किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। प्रेशर कम तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, बाकी यहाँ लिखा है, आप इसको समझिएगा। जैसे आपके यहाँ एक एग्जांपल ले लिया हमने प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि आप ऊपर से बंद कर देते हो, तो जैसे ही आपने हीट किया तो शुरू में स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और वो स्टीम बाहर निकल नहीं सकती, तो अंदर का प्रेशर बाहर से बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जैसे अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, अब देखिए वैसे वैसे पानी किस पे बॉयल करता है, वाटर को बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर वाटर कितने बॉयल करेगा, 120 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए खाना आसानी से बन जाता है, जल्दी बन जाता है, क्योंकि टेम्परेचर अंदर का क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, इसलिए इसको बनने में हेल्प करता है, जल्दी बनता है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो प्रेशर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक, ये आपको जो आपको बताया है वही चीजें इसमें लिखी हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। द एडिशन, the adding of impurity or liquid such as dissolve a salt in water rise its boiling point। ठीक, अगर आप लिक्विड के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व कर दे रहे हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम लिक्विड के अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, नहीं इम्प्योरिटी बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अब वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग द बॉइलिंग, याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी अंडरलाइन करें समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग द बॉइलिंग, ठीक है, कि वॉल्यूम में क्या चेंज आता है बॉयल में। ठीक, तो आपको पता ही है, अगर वॉल्यूम की बात करें 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर बिकम अगर वाटर 1 सेंटीमीटर है तो जब उसको बॉयल होगा यानी स्टीम में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 1760। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आप समझो कि अगर एक गिलास पानी को आपने स्टीम में कन्वर्ट किया तो कई गिलास स्टीम बन सकती है। आप समझिए, आप इस चीज को, कई गिलास भर भर के स्टीम बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, यानी कई गिलास भर के जो स्टीम बन रही है, तो वाटर जब भी स्टीम में कन्वर्ट होगा यानी बॉयल होगा तो एक्सपेंड करेगा। वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मेन कॉन्सेप्ट, आ गया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट मतलब छुपा हुआ, और हीट तो आप जान ही रहे हो, पिछले क्लास में पढ़ लिए, यानी वो हीट जो किसी के अंदर छुपी है उसको हमने क्या नाम दे दिया, क्या, लेटेंट हीट। अब जरा इसके पीछे कहानी समझो, कहानी बहुत जरूरी है। जैसे नॉर्मली अभी तक क्या हमने पढ़ा, ये सब्सटेंस से मान लेते हैं, पानी ले लिया आपने, अब इसको गर्म कर रहे हैं आप, तो जब आप गर्म करोगे तो जैसे जैसे आप इसके अंदर हीट दोगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी पहले टेम्परेचर मान लीजिए 20 था, फिर क्या हो जाएगा 25, 30 बढ़ता जाएगा। यानी जैसे से हीट दो टेम्परेचर बढ़े, जैसे से हीट दो टेम्परेचर बढ़े, तो ये आपका नॉर्मल हीट हो गई। लेकिन अगर किसी चीज को हीट दो और उसका टेम्परेचर ही ना बढ़े, यानी उसने क्या किया, अपने अंदर हीट को छुपा लिया, रख लिया अपने अंदर। ठीक है, यानी अगर किसी चीज को हीट देने पे भी टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा उसके उसका, ठीक है, तो वो हीट कौन सी हो जाएगी, लेटेंट हीट। वो हीट कौन सी हो जाएगी, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, वो हीट जो किसी चीज के अंदर छुपी है, यानी वो हीट जिसको देने पे, यानी वो हीट जो किसी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया लेकिन उससे अपना टेम्परेचर राइज नहीं किया है,
यानी किसी सब्सटेंस को अगर आप लेटेंट हीट जो होगी उसकी, वो क्या होगी, टेम्परेचर को राइज नहीं करेगी। आप समझ में आ रही होगी ना। तो लेटेंट हीट क्या है कि वो हीट जो किसी सब्सटेंस के अंदर है जिसके उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, उसको आपने कहा लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट जो होगा वो Q इक्वल टू क्या है, M इंटू एल। एल ही क्या है, लेटेंट हीट। एल को ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। एल को ही डिनोट करते हो आप लेटेंट हीट से। कह रहा ड्यूरिंग द, अब हम आगे समझेंगे कि लेटेंट हीट क्या होता है, या लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये सारी चीजें। लेकिन फार्मूला याद रखिएगा, Q इक्वल टू क्या होगा, M इंटू एल। आपको बात समझ में आ गई कि लेटेंट हीट क्या है, वो हीट जो किसी चीज के अंदर छिपी है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट को बेटा इसको भी Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। हीट को Q से डिनोट करते हो, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ठीक, स्पेसिफिक लेटेंट हीट को हम L से डिनोट करते हैं। और L इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन M। L इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन M, ठीक। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट Q अपॉन M है। बेटा लेटेंट हीट की यूनिट क्या है, ठीक। तो लेटेंट हीट की यूनिट अगर आप देखा जाए तो कहा जाए SI यूनिट, तो जूल। SI यूनिट, अभी आपको क्या फार्मूला बताया हमने लेटेंट हीट का, तो लेटेंट हीट का अगर आप देखो फार्मूला आपको क्या पता चला है, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन M। Q की यूनिट क्या है, Q हीट है जूल, तो जूल पर केजी। तो लेटेंट हीट की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी। लेटेंट हीट की यूनिट आपको पता चल गया, जूल पर केजी, ठीक। अगर ज्यादा होगा तो किलो जूल पर केजी, कैलोरी पर जूल, ठीक है, यानी सॉरी कैलोरी पर केजी, ये भी आप ले सकते हो, लेकिन मेन यूनिट क्या है, जूल पर केजी, ठीक। अब तो देखो हमने आपको शुरू में बताया था कि जो हीट है वो क्या होता है, वो होता है इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा इसी चीज को और ज्यादा डिटेल में समझिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को। और पोटेंशियल एनर्जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फेस को। बेटा जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से उसका फेज होगा। कि सॉलिड की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए सॉलिड का फेज है। आपने एनर्जी दिया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसकी होगी, आपकी गैस की। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, गैस की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए चार्ट, और इसको यहां से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेटेंट हीट को। ठीक, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ये आपके पास एक लाइन हमने ले लिया, और हम क्या कर रहे हैं, सपोज करो आपने एक आइस का टुकड़ा लिया, ये आइस का एक टुकड़ा है, और आपने इसको रख दिया ऐसे बर्तन में। आपने एक बर्तन लिया, उसमें एक आइस का टुकड़ा इसके अंदर रखा, और अब हम इसमें हीट दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं बेटा, हीट दे रहे हैं। जब आप हीट दिए, इस आइस के टुकड़े का टेम्परेचर कितना था, -10। आपने हीट देना शुरू किया इसको, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो -10, -9, -8, तो -10 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया टेम्परेचर आपका, हीट। आप इस एक्सेस पे हीट है और इस एक्सेस पे टेम्परेचर है। जब आपने हीट दिया तो -10 से इसका टेम्परेचर किस में आ गया, 0 डिग्री। जैसे इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जैसे इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, वैसे हमने क्या देखा बेटा कि उसके बाद जब आप हीट दे रहे हो तो अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। भाई इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचा तो अब 0 के बाद 1 आना चाहिए, 2, 3 आना चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो फिर हीट जा कहाँ रही है भाई, आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ग्राफ देख सकते हो। तो हीट जा कहाँ रही है, हीट कहीं नहीं जा रही है। हीट क्या कर रही है, इस जो बर्फ का टुकड़ा है, जो आइस है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। यानी हीट क्या कर रही है, इस बर्फ के टुकड़े के अंदर जितनी भी हीट है उसको किसमें कन्वर्ट कर रही है बेटा, जो है ये हीट इस बर्फ के टुकड़े को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो यानी इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है, वो हीट जो फेज को चेंज करे। यानी इसने हीट ले लिया और उस हीट से अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, वो क्या कर रहा है, फेज को चेंज कर रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो लेटेंट हीट क्या है, वो हीट जो किसके अंदर छुपी होगी, और उसका काम क्या होगा, क्या काम होगा उसका, आपसे पूछ रहा हूं मैं। उसका काम होगा बेटा फेज को चेंज करना। अब फेज दो तरह के होते हैं, दो तरह चेंज होता है, एक तो सॉलिड से लिक्विड और दूसरा लिक्विड से गैस। तो लेटेंट हीट भी दो तरीके की होगी, एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेगी, एक लिक्विड को गैस में चेंज करेगी। यानी शुरू में आपने दिया बेटा टेम्परेचर, अब 0 डिग्री पे ये क्या हुआ, 0 डिग्री पे आप क्या देख रहे हैं बेटा कि बिल्कुल से ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है। यानी टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, लेकिन क्या हो गया, सारा आइस किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड। यानी यहाँ पे क्या हुआ, आइस किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब जैसे ही सारा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अब फिर पहुंच गया टेम्परेचर कितना, 100 पे पहुंचने के बाद अब टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अब वो लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कराएगा, गैस में। तो जब सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी आपने आइस इसको गर्म करना शुरू किया तो पहले ये पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपने इसको किया, अब अगले स्टेप में क्या होगा, एक बार मैं इस चीज को और डिटेल में बता दे रहा हूं आपको। जैसे आपने एक ये बर्तन लिया हमने, और इसमें हमने क्या किया, ये आपका एक आइस का टुकड़ा है,
और हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक। अब जब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, ड्राइंग थोड़ी सी बेटा गड़बड़ है, बस थोड़ी। ये हमारा आइस का टुकड़ा है, इसका टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। आप इसको हीट कंटिन्यूस दे रहे हैं। अब क्या होगा अगले स्टेप में, जैसे ही हीट आपने दिया, अब बेटा हीट हमने दिया, अब हीट क्या होगा, हीट इसको मिली, जैसे हीट इसको क्या करेगी, हीट लेके ये क्या करेगा, इस 10 डिग्री -10 डिग्री, यहाँ टेम्परेचर कितना -डिग्री, यहाँ से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा अपने आप को। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। और जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठीक। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ छूट रहा है, पहले उसको बता देता हूँ मैं आपको। अब बेटा देखिए, हम हीट इसमें कंटिन्यू दे रहे हैं, तो जब जितना हीट देते गए तो हीट ने क्या किया, हीट ने इसके टेम्परेचर को कम किया। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट आपने दिया, हीट की वजह से क्या हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ा और -10 से कितने पे आ गया, 0 डिग्री। लेकिन अभी भी ये क्या है, आइस है। अब हीट आप फर्दर देते जा रहे हैं, हीट आपने देना बंद नहीं किया, हीट आप फर्दर देते जा रहे हैं इसमें। जब आप हीट और देंगे इसमें, जब आप हीट इसको और देंगे तो अब क्या हुआ, अब इसने हीट को लिया और इस बार जब हीट लेने से यहाँ टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री, ठीक। और टेम्परेचर यहाँ भी 0 ही है। लेकिन अब क्या हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक में टेम्परेचर चेंज हुआ, इसने हीट लिया टेम्परेचर चेंज किया। यहाँ से यहाँ पर में क्या हुआ, इसने हीट लिया लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज किया। तो क्या किया इसने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, इसने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया। यानी इस स्टेट में क्या हुआ, सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड में। तो जो हीट यहाँ से यहाँ के बीच में दी गई, बर्फ को पिघलने के लिए जो हीट दी गई, वही हीट क्या थी, लेटेंट हीट। वो हीट क्या थी, लेटेंट हीट। अब आप नहीं माने, आपने इसको और हीट किया। अब क्या हुआ, जब पूरा आइस पिघल के पानी बन गया, पूरा आइस पिघल के वाटर बन गया, तो अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, अब ये जो होगा, अब क्या होगा, जब पूरा आइस पिघल जाएगा और टेम्परेचर अब क्या होगा, जैसे से आप हीट दे रहे हो, अब इसका टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा। यानी यहां से यहां तक में टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, फेज चेंज हुआ। यहां से यहां पर में क्या हुआ, अब फेज सेम है, तो अब क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। तो यहां पे फिर से टेम्परेचर कहां तक आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कहां तक आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आप हीट देते जा रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर आ जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, अभी भी अगर आप हीट दोगे, अभी भी जब आप हीट दोगे तो अब क्या हो जाएगा, अब फिर से इसको हीट मिली। जैसे इसको फिर से हीट मिलेगी तो अब क्या करेगा, ये 100 के ऊपर नहीं जाएगा, अब ये क्या करेगा, बॉयल होने लगेगा। अब ये क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। अब जब बॉयल होने लगेगा तो ये जो है टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा और सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। यानी अगर मान लीजिए हमने एक डिब्बा ले लिया ऐसे और उसके अंदर हम ये गैस भरते जा रहे हैं, ठीक है, और इस डिब्बे को भी आप फर्दर हीट कर रहे हैं। हीट देना बंद नहीं करना है आपको, हीट देना बंद नहीं करना है, ठीक है। हम इस डिब्बे को हीट कर रहे हैं और हमने क्या किया, ये वेपर इसके अंदर इकट्ठा कर लिया। जब सारा इसके अंदर वेपर इकट्ठा हो जाएगा, सारा वेपर इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, फर्दर जब हीट देते रहोगे तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा। यहां से एक समझो, हीट बिल्कुल आप जैसा काम कर रहा है, एक समय में एक ही काम, या तो टेम्परेचर राइज करेगा या तो फेज चेंज करेगा। यहां से हमें क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ तो सॉलिड का सॉलिड है। यहां से हमें क्या हुआ, टेम्परेचर जैसे का है वैसे ही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या हो गया, सॉलिड का लिक्विड हो गया। यहां से यहां क्या हुआ, लिक्विड है तो लिक्विड ही है, तो टेम्परेचर 0 से 100 बना दिया। और यहां से यहां क्या हुआ, लिक्विड का लिक्विड है, लेकिन अब यहां पे क्या हुआ कि ये फेज चेंज होने लगा, यानी किसमें होने लगा, बॉयल होने लगा, यानी लिक्विड से गैस में चेंज होने लगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया बेटा कि सॉलिड के पास, सॉरी, जो हीट के पास, हीट दो काम करेगा, या तो फेज चेंज करेगा, या तो फेज चेंज करेगा, या तो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, और जब फेज चेंज करेगा तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी। जब फेज चेंज करेगा तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान चीज है, मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो दो जगह हैं, जब जो हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लगती है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और जो हीट लिक्विड से गैस में चेंज होने में लगती है वो भी क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए एक को नाम दिया गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक को नाम दिया गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो आगे दो स्पेसिफिक हीट हम पढ़ेंगे, दो लेटेंट स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे। दो केस में लग रहा है क्योंकि दो जगह फेज चेंज हो रहा है, इन्हीं को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, आइए, ठीक। अब आ गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अभी आपको बताया हमने। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, दिस हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट लगेगा, लेटेंट हीट लगेगा, उसको क्या नाम दिया गया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और यहीं पे क्या है, इसकी यूनिट क्या है, जूल पर केजी है, इसकी लेटेंट हीट की जो यूनिट है वही इसकी यूनिट है, ठीक है। अब जरा देख लीजिए कि लेटेंट हीट, आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 336 जूल पर केजी, यानी इतनी जूल आइस जो है 1 ग्राम, ठीक है, सॉरी 336 जूल पर ग्राम,
ये लेटेंट हीट ऑफ आइस है। आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 336 ग्राम। ठीक, इसको पढ़िएगा, जो चीजें आपको बताई गई हैं। 336 ग्राम का मतलब क्या है कि 1 ग्राम आइस को लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 336 जूल हीट देना पड़ेगा आपको। 336 जूल हीट लेके 1 ग्राम आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है बेटा। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसी को क्या नाम है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये कितना है बेटा? 2260 यानी 2260 यानी 2260। 360 जूल था आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितना है? 2260। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका नेचुरल क्या है, नेचुरल फिनोमेना क्या है, नेचर में क्या इसका यूज है, उनको समझते हैं। पहले कह रहा है नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस एप्लीकेशन ऑफ लेटेंट हीट। ठीक, अभी जब आप माउंटेन की साइड में जाते हैं तो वहां पे आपको मौसम ठंडा दिखता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बेटा माउंटेन पे क्या है कि जो वहां पे स्नो है, जो बर्फ पड़ी है, वहां की जो आसपास की हीट है वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले रही है स्नो, ताकि वो जो आइस है वो पिघल के वाटर बने। इसलिए वहां का जो वेदर होता है वो कैसा रहता है? नॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि माउंटेन पे जितनी भी हीट है वो एब्जॉर्ब कर ली जा रही है आइस के द्वारा उसको पिघलने में। ठीक है, तो इसी ये क्या है? क्योंकि हाइट की जो आइस है उसकी लेटेंट हीट है, यानी बिना हीट लिए वो पिघल नहीं सकता, इसलिए जो माउंटेन है, माउंटेन एरिया, वहां पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। ठीक, अब जब देखो, अगर आपको कहा जाए कि आपके पास कोल्ड वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, दोनों का टेम्परेचर यानी वाटर का भी टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और आइस का भी टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो किसके पास ज्यादा हीट होगा? तो आइस के पास ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, आइस ज्यादा ठंडा होगा। इसीलिए देखो, आपको कहीं सिकाई करना तो आप आइस यूज करते हो बजाय पानी, क्योंकि आइस जो है ज्यादा ठंडा करता है। इसी तरह जो स्टीम है, भाप, स्टीम, उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में हीट होती है, वो ज्यादा तेजी से जला सकता है। ठीक है, तो आइस के अंदर लेटेंट हीट कितना है? 336 जूल पर जो है इतना हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तभी ये कन्वर्ट करेगा अपने आप। ठीक है, क्योंकि आइस के लिए हीट चाहिए, आइस को हीट चाहिए, इसलिए कभी भी जो आप कोई भी बर्फ है, आप आइस का टुकड़ा ले लो, तो ऐसा नहीं कि तुरंत वो जो है हो जाए, तुरंत नहीं पिघलेगा। बर्फ कैसे पिघलता है? पहले ऊपर की लेयर पिघलेगी। कभी ऐसा होगा कि अचानक से बीच की लेयर पिघल जाए? ऐसा नहीं होगा, पहले ऊपर की फिर उसके नीचे से। क्यों? क्योंकि जो आइस है बेटा वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। आइस क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक, दूसरा, आइस का मेल्टिंग क्या है? स्लो है, क्योंकि जैसे से वो सराउंडिंग से हीट लेगा वैसे से धीरे धीरे क्या होगा? आइस मेल्ट होगा। जैसे फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, या आप आइस निकाल के रख दीजिए तो आपको उस बर्तन की किनारे का टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइस ने क्या किया? उससे हीट ले ली अपना टेम्परेचर जो है राइज करने के लिए। तो ये आइस की खासियत है। ये बेटा जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है, कि जो लेक्स हैं, जो लेक हैं, वो ऐसा नहीं कि एक साथ पूरी लेक जो है बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले ऊपर की लेयर होती है, फिर उसके नीचे की, फिर उस नीचे की। इस तरह आपने 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, कि जो वाटर की प्रॉपर्टी है एक्सपेंड वाली, ठीक है, जो अलग सी प्रॉपर्टी, खैर उसको हम नहीं जा रहे हैं। तो जो लेक्स हैं वो ये नहीं कि पूरी लेक एक साथ फ्रीज हो जाए, लेक क्या होगी? धीरे धीरे फ्रीज करेगी। ठीक है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको हीट की जरूरत है। जैसे से हीट उससे निकलती जाएगी वो फ्रीज होती जाएगी, और उसी तरह उसको पिघलने में भी टाइम होगा कि जैसे से हीट उसको मिलती जाएगी उससे पिघलता जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस जो है टाइम लेता है। फिर कह रहा है सुपीरियर कूलिंग पावर ऑफ आइस। आइस के पास कूलिंग पावर ज्यादा है, कहीं पे आइस रखोगे तो वो जल्दी कूल करेगा कंपेयर टू सेम टेम्परेचर पे। आपसे पूछेगा कि बताइए, अगर 0 डिग्री पे आपने वाटर लिया है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपने क्या लिया है? आइस लिया है, तो किसके पास कूलिंग पावर ज्यादा है? तो आइस के पास कूलिंग पावर ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि आइस के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट है, यानी आइस के पास लेटेंट हीट स्टोर है, लेकिन जो वाटर है उसके पास लेटेंट हीट स्टोर नहीं है। ठीक, एटमॉस्फेयर कूलिंग ड्यूरिंग द मेल्टिंग, तो मैंने आपसे बताया कि जैसे जैसे मेल्ट होता है इसका माउंटेन्स पे, वैसे एटमॉस्फेयर वहां का ठंडा रहता है। ये क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट की यूनिट क्या है बेटा? मैं आपको बताए हैं जूल पर केजी, ये लेटेंट हीट की यूनिट है। एक और क्वेश्चन है अपने पास, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो फ्यूजन ऑफ वाटर, फ्यूजन ऑफ वाटर क्या बताया आपको? ठीक है, 330 जूल। यही अगर आपसे वेपोराइजेशन पूछता तो कितना हो जाता? 2260। लेकिन यहाँ पे आंसर कितना होगा? 330 जूल पर 330 जूल पर केजी या पर ग्राम। यहाँ पर ग्राम लेना है तो पर ग्राम रखिएगा, दोनों में पर ग्राम ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए। कह रहा है 20 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब कितना जूल हीट एनर्जी। चलिए इसको न्यूमेरिकल को मैं नेक्स्ट जो क्लास लूंगा उसमें सारे न्यूमेरिकल इसका डिस्कस कर लूंगा। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको अलग सा वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।